Hello learners, welcome to my channel Knowledge Book. So learners, in this presentation now we are going to continue with the Geoffrey Chaucer and his works The Canterbury Tales. Learners, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं जेफरी चौसर और उनके मेजर वर्क्स के बारे में। और उनका जो सबसे मेजर वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जो कैंटरबरी टेल्स है ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जहाँ भी मतलब सिलेबस में आपका जेफरी चौसर और कैंटरबरी टेल्स या जेफरी चौसर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो सब कुछ आपका मतलब आपको मेरे इस वीडियो में, मेरे इस चैनल नॉलेज बुक पर मिलेगा। और यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी और नेट इंग्लिश की पढ़ाई कराते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेजर वर्क्स की बात करते हैं। जब हम मेजर वर्क्स की बात करते हैं चौसर के, तो हमने देखा था द बुक ऑफ डचेस, ट्रायलिस एंड क्रेसिडा, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स। दीज आर द ग्रेट वर्क्स रिटन बाय जेफरी चौसर। तो ये जेफरी चौसर के सबसे ग्रेट वर्क्स है, महानतम जो भी उनकी रचनाएं आती हैं उसमें इसका नाम है। तो महानतम जो भी ग्रेट वर्क्स हैं वो यही हैं: द बुक ऑफ डचेस, ट्रायलिस एंड क्रेसिडी, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कैंटरबरी टेल्स। तो ये इतने वर्क्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैंटरबरी टेल्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में आता है लर्नर्स, द कैंटरबरी टेल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है कि जहाँ भी जेफरी चौसर सिलेबस में होते हैं तो इस वर्क से ज़रूर सवाल आता है। और इसी वर्क से 90% इसी वर्क से सवाल आता है। और नेट एग्ज़ाम में तो ज़रूर सवाल आता है इसी वर्क से। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, द कैंटरबरी टेल्स को, कि क्या है इस वर्क में। तो जो कैंटरबरी टेल्स है एक्चुअली ये एक ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क माना जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क है ये, एक पोइटिक वर्क है, एक पोइट्री है जेफरी चौसर का, जिसमें 24 स्टोरीज़ हैं। कितनी स्टोरीज़ हैं याद रखिएगा, 24। तो 24 स्टोरीज़ हैं जो किसमें लिखी हुई हैं, मिडिल इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बिटवीन 1387 एंड 1400। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जेफरी चौसर का जो वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इट हैज़ 24 स्टोरीज़। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, that this work has 24 stories and its structure is something resembling to the Decameron. So this is what we have to keep in mind. जो इसका स्ट्रक्चर है लर्नर्स वो डेकामेरॉन से मिलता है, याद रखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है डेकामेरॉन से मिलता है, जो कि बोकाशियो का वर्क है। तो जियोवनी बोकाशियो का वर्क है द डेकामेरॉन, इसका स्ट्रक्चर इसी से मिलता है। और स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड से यहाँ सवाल बन सकते हैं आपके टीजीटी पीजीटी नेट में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कितनी स्टोरीज़ हैं उसमें। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है या किसको मतलब फॉलो कर रहे हैं जेफरी चौसर अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स में। तो जियोवनी बोकाशियो को फॉलो कर रहे हैं या जियोवनी बोकाशियो के वर्क द डेकामेरॉन के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये सवाल आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। सो हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर, व्हाट स्ट्रक्चर दिस वर्क कैंटरबरी टेल्स इज फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, 30 पिलग्रिम्स होते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, आपसे सवाल पूछ सकता है, कहाँ जो पिलग्रिम होते हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं वो सारे कहाँ जा रहे होते हैं, तो सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन पर जा रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ, फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, ये लंदन से कैंटरबरी जा रहे होते हैं। और वो एक इन पे रुकते हैं, उस इन का नाम है टबार्ड इन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई उस इन का नाम बताइए जहाँ पे सारे के सारे पिलग्रिम्स रुके थे। तो वो जो सारे पिलग्रिम थे वो कहाँ रुके थे, उसका नाम बताइए। सो यू कैन बी आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चन। सो हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर, सो 30 पिलग्रिम्स आर देयर। पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री। ठीक है, वो थे इतने। और कहाँ जा रहे थे, सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे थे, लंदन से कैंटरबरी जा रहे थे। और किस इन में रुके थे, किस होटल में रुके थे आप कह सकते हो, टबार्ड इन। कहाँ पे सिचुएटेड था वो, साउथ वॉक में सिचुएटेड था।
तो ये सारे पॉइंट देखिए, यहाँ 3-4 लाइनें हैं और यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इतनी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट ये लाइनें, देख लीजिए आप। यहाँ 3-4 लाइनें हैं और 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पूरा याद कर लीजिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द। और कितनी स्टोरी सुनानी होती है हर पिलग्रिम को। हाउ मेनी स्टोरीज ईच पिलग्रिम वॉज सपोज टू टेल। ईच वॉज सपोज टू टेल 4 stories, राइट। 2 when they are going and 2 when they are coming back. So it was expected to be making a 120 stories. So what was expected actually? It was expecting a 120 story to be presented in total. तो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि 120 स्टोरी टोटल हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हर ट्रैवलर को, हर यात्री को जो 2 स्टोरी सुनानी थी जाते वक्त और 2 स्टोरी आते वक्त, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिर्फ 24 स्टोरी ही हमारे पास आ पाती हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ऑथर कितनी स्टोरी सुनाने का प्लान बना रहे थे। तो 120 स्टोरीज प्रेजेंट करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछिए कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके बाद क्या है, और एक और बात बता दें कि इट इज़ एन इनकम्प्लीट वर्क। ये एक इनकम्प्लीट वर्क है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है जियोफ्री चौसर का, तो कैंटरबरी टेल्स ही इनकम्प्लीट वर्क्स है। और ये क्या बता रहा है, इसमें प्रेजेंट क्या करते हैं, इट इज़ प्रेजेंटिंग द आयरनिक पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी एंड चर्च। सो मेनली यहाँ पे चर्च की बात है, सोसाइटी की बात है, ठीक है। तो सोसाइटी में जो करप्शन है, सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हैं, सोसाइटी में जो करप्शन था उसको प्रेजेंट किया है और एक आयरनिक पिक्चर प्रेजेंट की है, ये आप याद रखिएगा। इट्स अ ironic picturization of the English society and church. Okay, so this is very important point, learners, that you have to keep in your mind, that the Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer is presenting the ironic picture of English society and church, और ये एक incomplete work है। So its first version was published in 1476 in print media by William Caxton. So who published the first version? You can be asked a question. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला जो प्रिंट वर्जन था वो किसने पब्लिश किया। तो 1476 में विलियम कैक्सटन ने पब्लिश किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1476 में विलियम कैक्सटन ने पब्लिश किया, ध्यान रखिएगा। ये सब देखिए, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो it should not be there. So the first story was by Knight and the last tale was by Parson. It should be tale. So the first tale was by Knight and the last tale was by Parson. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली स्टोरी किसने सुनाई थी। तो पहली स्टोरी नाइट ने सुनाई थी और लास्ट स्टोरी जो है पार्सन ने सुनाई थी। तो ये याद रखिएगा आप ये सब, कि फर्स्ट स्टोरी सुनाने वाला जो पर्सन था वो नाइट था और लास्ट टेल, टेल मतलब स्टोरी लास्ट टेल सुनाने वाला पर्सन जो था वो पार्सन था, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ छूटने नहीं वाले हैं। जियोफ्री चौसर, कैंटरबरी टेल्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी नेट एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे मैं कवर करूँगा अपने प्रेजेंटेशन में, अपने इसी चैनल पर। कुछ कारणों से मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं बराबर बनाऊंगा, यहाँ कोशिश मेरी यही रहेगी। और आप लोग इसको मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद आ रहा है क्या स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एक फ्रेम नैरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करता है या फ्रेम टेल जॉनर को फॉलो करता है, ये याद रखिएगा। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्क? सो इट इज़ द फ्रेम नैरेटिव और फ्रेम टेल, राइट। सो frame tale genre और frame narrative genre is the structure here used in the Canterbury Tales. तो ये भी याद रखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। इसके बाद हमारा आ रहा है 2 tales were told by चौसर। अब देखिए चौसर भी यहाँ एक पिलग्रिम के रूप में जाते हैं, तो 2 टेल्स सुनाते हैं चौसर, सर टोपास एंड द टेल ऑफ मेलिबी। तो याद रखिएगा चौसर ने कौन सी टेल सुनाई थी, चौसर ने कौन सी कहानी सुनाई थी, सर टोपास एंड द टेल ऑफ मेलिबी। और चौसर भी यहाँ पिलग्रिम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चौसर भी यहाँ इस स्टोरी में ये दिखाया गया कि वो भी इसमें एज अ पिलग्रिम ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एज अ तीर्थयात्री मतलब यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो चौसर ने 2 कहानियाँ सुनाई हैं यहाँ पर खुद, सर टोपास एंड द टेल ऑफ मेलिबी।
अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादातर स्टोरियाँ जो हैं वो वर्स में लिखी गई हैं, हैविंग रिदम एंड राइम, एंड सम पेयर ऑफ लाइन्स आर राइमिंग एंड दे आर कॉल्ड कपलेट. सम पेयर्स ऑफ lines are there which are rhyming and they are called as couplet. So those वो लाइनें जो राइमिंग करती हैं आपस में उनको कपलेट कहा गया है. ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर हमारी वर्स में आती हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो वर्स में होती हैं, इसमें रिदम राइम होता है, और कुछ पेयर्स जो आपस में राइमिंग करते हैं उनको कपलेट कहा गया है. हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं और इसी को आयम्बिक पेंटामीटर कहा गया बाद में, जिसको शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे चौसर ने इसको यहाँ पे बनाया. ठीक है, और हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं. याद रखिएगा कि देर आर 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. और इसी को बाद में व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड एज लेटर ऑन आयम्बिक पेंटामीटर, विच विलियम शेक्सपियर यूज्ड वेरी वेल. And there is a general prologue which introduces the stories and about the characters. So there is a general prologue, that is introductory part to the work is there, which is introducing the stories and about the characters. Characters और stories के बारे में बताने के लिए एक general prologue होता है यहाँ शुरू में. वर्क के बारे में introductory part होता है, ये वर्क के बारे में जो बताता है. ठीक है, तो जनरल प्रोलॉग में चौसर ने स्टोरीज़ के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इसका एक पार्ट है. अब अगर हम बात करें तो 2 स्टोरीज आर इन प्रोज. अगर हम बात करें 2 स्टोरीज जो है प्रोज में भी हैं. आपसे पूछ सकता है किसकी, द पार्सन्स टेल एंड द टेल ऑफ मिलीबी. जो चौसर ने बताई थी टेल ऑफ मिलीबी ये, और जो पार्सन की टेल है ये 2 जो हैं प्रोज में है, ये भी याद रखिएगा. तो प्रोज फॉर्म में 2 टेल्स हैं लर्नर्स. सो देयर आर 2 स्टोरीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज. एक पार्सन की है और एक टेल ऑफ मिलीबी है जो चौसर ने सुनाई थी. ठीक है, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइमिनलिटी फिगर्स प्रोमिनेंटली विद इन द कैंटरबरी टेल्स, and liminal space which can be both geographical as well as metaphorical. It is found or spiritual, this kind of things are there. Is the what is that transitional or transformational space between a real world and an unknown or imaginary space of both risk and possibility. तो ये यहाँ पे लिमिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट है. ये आप बस समझ लीजिए कि यहाँ पे लिमिनिटी का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है. ठीक है, जो जोग्राफिकल एज वेल एज मेटाफोरिकल और स्पिरिचुअल इस तरह के ट्रांजिशंस को दिखाता है, जो कि एक रियल वर्ल्ड और एक अननोन इमेजिनरी स्पेस के बीच में होता है, और रिस्क और पॉसिबिलिटी को यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है इस वर्क में. अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो इन रेफरेंस टू द कैरेक्टर्स इन द प्रोलॉग, अगर प्रोलॉग में जो कैरेक्टर्स उसके बारे में ड्राइडन ने क्या कहा है, ड्राइडन ने बहुत ही अच्छा कहा है. इट इज़ सफिशिएंट टू से अकॉर्डिंग टू द प्रोवर्ब दैट हियर इज गॉड्स प्लेंटी. So these kind of proverbs are coming. So you can be asked a question. Who commented like this about Canterbury Tales, that it is sufficient to say according to the proverb that here is God's plenty. इसका मतलब है कि भाई उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे सब कुछ है, लगभग पूरा इंग्लैंड उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है. तो इस तरह का कमेंट किसने किया? भाई जॉन ड्राइडन ने किया है. ठीक है, कैरेक्टर्स का जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है उसके लिए जॉन ड्राइडन ने ये चीज़ कहा. तो ड्राइडन ने ये कमेंट किया. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने इस तरह कमेंट किया, दैट इट इज़ सफिशिएंट टू से अकॉर्डिंग टू द प्रोवर्ब दैट हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी. तो ये जॉन ड्राइडन ने कमेंट किया है कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है उसके लिए. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ड्राइडन चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. So this is what we have to remember, who considered Chaucer as the father of English poetry. So it is according to Dryden, right? John Dryden. So according to John Dryden, Geoffrey Chaucer is the father of English poetry. तो जॉन ड्राइडन के अनुसार अगर हम माने तो ये कहते हैं कि भाई जोफ्री चौसर ही इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं.
He believed that Chaucer must have been a man of most वंडरफुल कॉम्प्रिहेंसिव नेचर। इनका मानना था कि इनका नेचर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत ही मतलब डिटेल नेचर था, बहुत ही अच्छा नेचर था, बहुत ही विख्यात नेचर था। इन्होंने पूरे इंग्लैंड को कैंटरबरी टेल्स में प्रेजेंट किया है, क्योंकि वो पूरे इंग्लैंड को बहुत अच्छे से जान पाए थे, समझ पाए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे इंग्लैंड को प्रेजेंट किया है। तो कहीं ना कहीं जॉन ड्राइडन इनको मानते हैं कि बहुत ही जिसको बहुत ही समझ पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ अपने नेचर में लिया था, बहुत ही महानतम आप कह सकते हो, बहुत ही महान है जोफ्री चौसर। ऐसे ऐसे कमेंट्स जो है जॉन ड्राइडन ने जोफ्री चौसर के लिए किए हैं लर्नर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा कैंटरबरी टेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया लर्नर्स। तो इसके बाद देखिए अब हम कैरेक्टर एनालिसिस शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करूँगा। कैरेक्टर एनालिसिस जो है नाइट का कैरेक्टर, पार्टनर का कैरेक्टर, समनर का कैरेक्टर, ठीक है, सबके कैरेक्टर एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर आपका कोई मतलब कमेंट हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई ज़रूरत हो, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कोई फीडबैक हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैंटरबरी टेल्स के बारे में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं, जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्ज़ाम जहाँ भी जोफ्री चौसर या कैंटरबरी टेल्स पूछा जाता है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, कोई रिक्वायरमेंट हो तो वही मुझे कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल मैं इसको पूरा जोफ्री चौसर, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को कवर करूँगा, जो कि आने वाले नेट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है लर्नर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा, टीजीटी, पीजीटी और नेट पूरी तैयारी कराऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।